गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। दूर दराज से जुड़े हुए सभी डीलर बंधु, हमारे डीलर्स कुछ बहुत बड़े फार्मर्स भी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सभी फार्मर्स और हमारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। मेरी तरफ से और पांडे जी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जो आज का टॉपिक है वो ये है पोटैटो कल्टीवेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी आलू की खेती कैसे की जाए और उसमें जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो इस पूरे टॉपिक को पांडे जी अपने प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। आप बताएंगे कि कैसे सॉयल होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, सीड रेट कैसे रखना है, उसका जो प्लांटेशन होता है उसका मेथड कैसे, कौन सा मेथड यूज करना है, न्यूट्रिएंट कैसे लगाना है और क्रॉप प्रोडक्शन उसकी कैसे करनी है, क्योंकि आलू में जो है आलू में काफी बीमारियां लगती हैं, तो उसका क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कैसे करना है। तो ये पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। आलू की खेती क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ दो चार जानकारी आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आलू जो है एक पोटेशियम का, विटामिन सी का, प्रोटीन और फाइबर, इनका एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये चीजें उनमें पाई जाती हैं। दूसरा, इसके मल्टीपल यूजेज हैं। आप देखते होंगे कि आलू के कितने यूजेज हैं। वेजिटेबल्स में सब्जियों का सरदार भी बोलते हैं, सब्जियों का राजा बोलते हैं। हर सब्जी में आलू को डाला जाता है। आलू की अलग से भी सब्जी बनाई जाती है। दूसरा, आलू के मल्टीपल यूजेज बहुत है। प्रोसेस्ड फूड आप देखेंगे, फिंगर चिप्स आपको मिलती है, आपको चिप्स देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल यूज में अगर देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, एथेनॉल इंडस्ट्री में, एनिमल फीड में, ये हर जगह यूज होता है। तो इसके क्योंकि मल्टीपल यूजेज हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी बढ़ जाती है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबली नंबर 2 के प्रोडक्शन पे आता है। चाइना के बाद नंबर 2 जो है वो इंडिया का ही प्रोडक्शन है। और करीब करीब इंडिया में जो इसकी प्रोडक्शन है वो 5.5 करोड़ टन। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप वॉल्यूम देखिएगा, इसकी जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 5.5 करोड़ टन की है इंडिया में। जो अगर वीट और राइस, वीट और पैडी दोनों से कंपेयर करें तो उनके जस्ट हाफ है। वीट करीब 11-12 करोड़ के आसपास है और 5.5 करोड़ है, तो हम कह सकते हैं कि वीट के प्रोडक्शन के हाफ है। वीट एक बहुत बड़े एरिया में लगाया जाता है, जबकि पोटैटो आपने देखा होगा कि पोटैटो उतने बड़े एरिया में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती, फिर भी इसकी प्रोडक्शन उसके आधे में आती है। उसका रीजन ये है कि जो इंडिया में एवरेज प्रोडक्शन है पोटैटो का वो है 25 टन पर हेक्टेयर, यानी हम कह सकते हैं कि 100 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन है, जो वीट से करीब करीब 4 गुना है। वीट का एवरेज प्रोडक्शन तो 20-22 क्विंटल के आसपास ही है। स्टेट की बात करें, सबसे जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वेस्ट बंगाल का और तीसरे नंबर पे जो आता है बिहार आता है। लेकिन पोटैटो की खेती सभी क्षेत्र में की जाती है, सारे स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है और रबी की ये क्रॉप होती है। बट इसका जो कल्टीवेशन है, हाई कंटेंट कंज्यूमिंग, हाई न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग क्रॉप ये होती है। तो इसका प्रबंधन हमें कैसे करना है ताकि हम अधिक से अधिक उसका प्रोडक्शन ले सकें, उसके बारे में आपको पांडे जी बताएंगे। तो मैं अब आपके और पांडे जी के बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए पांडे जी को हैंड ओवर करता हूँ कि वो आपको विस्तार से बताएं। थैंक यू चौहान जी। सभी साथियों को नमस्कार। तो जैसा कि चौहान जी ने बताया कि आज जो हम चर्चा करेंगे इस वेबिनार में वो आलू के संबंध में करेंगे, और साथ में चूंकि लहसुन और प्याज का भी सोइंग साथ साथ स्टार्ट हो गया है तो उसके डोजेज पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत उपयोगी है क्योंकि जैसा कि इस बार बहुत अच्छी बरसात हुई है, कंटिन्यू अभी भी बारिश हो रही है और मिट्टी में नमी अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो हमको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी फसल को कैसे अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है और किस तरीके से हमको न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट रखना है, उस पर पोषक तत्वों का प्रबंधन रखना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जो कुछ हमारे रिटेलर बंधु भी इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ फार्मर्स भी साथ जुड़े हुए हैं। तो ये
कंपनी क्या है, ये आरएम केमिकल्स जो है, आरएमपीसीएल जो है कंपनी, ये आरएमपीसीएल कंपनी ये डिफरेंट टाइप के वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर बनाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप लोगों तक पहुंचाती है, और हम लोग WSF में भी बहुत बड़ा काम करते हैं। ये कंपनी जो इनकी मास्टर ग्रुप कंपनी है वो आरएम ग्रुप से है, और इसमें हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें कि FMCG, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, ये सारी सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं। आरएम केमिकल्स जो हमारी है वो बहुत पुरानी कंपनी है, और उसमें B2B का बिजनेस काफी बड़े लेवल पे हम करते हैं। हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और उसको हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग देते हैं, और वो लोग उसको ट्रेड करते हैं। तो हमारे जैसे कुछ हर एक कंपनी की वैल्यूज होती हैं, मिशंस रहते हैं, विजन रहता है और पर्पज रहते हैं। तो हमारा विजन ये है कि टू बी ट्रस्टेड बिजनेस। शुरू हो गई 4 बजे, देखो आप हम भी आ रही होगी। ये जो लोग भी इस मीटिंग में हैं वो म्यूट पे रहें, अनम्यूट नहीं करें, जिससे दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो। तो हमारा विजन ये है कि टू बी ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप, हमारा ग्रुप जो है फुल्ली ट्रस्टेड ग्रुप बने, और हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद हम उन प्रोडक्ट की सर्विसेज भी हमारे कस्टमर्स को उपलब्ध कराएं। ये हमारा विजन है। मिशन हमारा ये है कि हम अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको हम रिटेन करें। हमारा जो भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो हम इस तरीके की सर्विस और प्रोडक्ट दें कि वो कस्टमर हमारा कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। इस लेवल के सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए। वैल्यूज हमारी क्या है? हमारे वैल्यूज में हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी, पैशन, ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप और फैमिली ओरिएंटेशन। मतलब हमारा जो भी बिजनेस हम जिसके साथ में भी करें या जो भी हमारे साथ में एसोसिएट हो, हमारे फैमिली रिलेशंस वहां पे डेवलप हो। पर्पज क्या है हमारा? कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इक्वली हमारे साथ में ग्रो करें। तो जैसा आपको बताया था कि हम आज परिचर्चा आलू के ऊपर करेंगे। तो इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पे आलू की कंट्री वाइज क्या पोजीशन है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ग्राफ के माध्यम से कि चाइना नंबर 1 आलू प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो 9,55 लाख टन अप्रोक्सीमेटली चाइना प्रोड्यूस करता है। ये 2022 के डाटा है, और उससे पहले का डाटा भी 2-3 साल का मैंने डाटा उठाया है। तो उसमें इंडिया का 5 करोड़ 61 लाख टन, इंडिया सेकंड नंबर पे है, और यूक्रेन थर्ड नंबर पे 2 करोड़ 8 लाख टन्स, फॉलोड बाय द रशिया 1 करोड़ 88 लाख, और यूनाइटेड स्टेट्स 1 करोड़ 77 लाख टन। तो ये एक 5 कंट्री जो हैं, जो 1 से 5 तक के ग्रेड की कंपनी हमने ली हैं, जिसमें कि हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। और फिर जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं। अब इसको अगर हम अपने स्टेट में देखें तो हमारे स्टेट वाइज क्या पोजीशन है कि तो उत्तर प्रदेश जो है, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्टेट है पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। वहां पे 20.1 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होता है, और आलू बहुत बड़े एरिया में वहां पे लगाया जाता है और उगाया जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल में 14.5, बिहार में 9 मिलियन, और गुजरात में, ये सब मिलियंस में है फिगर। तो इसमें आप अगर बिहार में 9 मिलियन टन, गुजरात में 4 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 3.9 मतलब 4 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली, और पंजाब में 3.15 मिलियन टन। तो ऐसे अगर इनका टोटल किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन टन, मतलब 56 to 57 मिलियन टन के करीब हमारा प्रोडक्शन ईयरली आलू का होता है। आलू का अगर आप देखें कि उसके जो टाइमिंग्स रहते हैं कि जर्मिनेशन
और सीडलिंग में। इसमें अप्रोक्सीमेटली आप जब भी लगाते हो और वहां से जर्मिनेशन होके पोटैटो ऊपर आता है, 15 से 20 दिन का पीरियड लगता है। वेजिटेटिव ग्रोथ में आपका 15 से 20 दिन का टाइम पोटैटो लेता है। ट्यूबर इनिशिएशन, जो छोटे छोटे ट्यूबर्स बनते हैं जो आप थर्ड पिक्चर में देख रहे होगे, जो इनिशिएट होता है ट्यूबर्स, तो उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं। और जब ट्यूबर फिलिंग होता है उसमें पूरा मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो फ्रूट बन के रेडी होता है, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज लगते हैं। और जब आप मैच्योरिटी पे ये पोटैटो पहुंचता है उसमें 20 से 25 डेज लगते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए पोटैटो के पूरे लाइफ साइकिल को हम डिवाइड करके देखें तो ये उसका डिवाइडेशन है कि टोटल 110-120 डेज का अगर पीरियड देखें, जो मेच्योर्ड आलू निकालते हैं उसमें इस तरीके से उसको 5 अवस्थाओं में डिवाइड कर। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ पोटैटो, आपका पोटैटो जो है सोलेनम ट्यूबरसम इसका साइंटिफिक नेम है, सोलेनेसी फैमिली का ये पौधा है। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में चौहान साहब ने बताया था कि ये बहुत पुअर मैन्स फूड है पोटैटो। पोटैटो एक ऐसा है कि हर एक आदमी की रीच तक पहुंचता है, वो उसके भोजन में उसको सम्मिलित कर लेता है, ठीक है। तो ये एक पुअर मैन्स फूड है। पोटैटो इज बीइंग कल्टीवेटेड इन कंट्री, हमारी कंट्री में पोटैटो करीब 300 साल से इसको उगाने का ये है हमारे भारत देश में। पोटैटो को सब्जियों का राजा भी बोला जाता है और ये बहुत इकोनॉमिकल फूड है। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि पुअर मैन्स फूड है, बहुत इकोनॉमिकल फूड है और हर एक उसके साथ में आपको सब्जी के साथ में ये मिक्स किया जा सकता है। तो ये लो कास्ट एनर्जी टू द ह्यूमन डाइट, ह्यूमन डाइट के लिए ये बहुत ऐसा सोर्स है कि इसमें लो कास्ट में आपका एनर्जी ह्यूमन डाइट को इससे प्राप्त हो जाती है। और पोटैटो इज द रिच सोर्स ऑफ द स्टार्च, विटामिन, स्पेशली विटामिन सी और विटामिन बी एंड मिनरल्स। तो ये इसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन B1 का है और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 20.6% कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 2.1% प्रोटीन होता है, 0.3% फैट होता है और 1.1% क्रूड फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। अब इसके लिए सीजन कैसा होना चाहिए पोटैटो के लिए? पोटैटो ज्यादातर मोस्टली आपने देखा होगा कि सर्दियों का कूल जब सीजन हो जाता है उस टाइम पे उगाया जाता है और इसके लिए सुइटेबल टेम्परेचर जो है वो 17 से 19 डिग्री बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसमें पोटैटो का ट्यूबर जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है। अगर किसी वजह से जब पोटैटो आपने लगाया हुआ है और टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा चला जाए तो ट्यूबर्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। अर्ली पोटैटो जो लोग लगाते हैं, कई बार हमारे जो फार्मर्स अगर इसमें हैं या फिर हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो उनके यहाँ भी फार्मिंग होती है, तो आपने देखा होगा जैसे फरुखाबाद, आगरा, इस एरिया में, तो वो जब अर्ली पोटैटो लगाते हैं तो अगर टेम्परेचर कहीं ज्यादा है तो सीड भी उसका कई बार सॉइल के अंदर ही खराब हो जाता है क्योंकि वो सीड गल जाता है अंदर। सॉइल पोटैटो के लिए कैसा होना चाहिए? तो पोटैटो के लिए आपका सैंडी लोम, मतलब जिसमें रेत ज्यादा हो, सिल्ट लोम एंड क्ले लोम सॉइल जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें पानी का निकास, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, वो सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। सैंडी लोम और मीडियम लोम भी सॉइल अच्छी होती है और वो अगर ह्यूमस से रिच हो, मतलब जैसे उसमें कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल आर नॉट सुइटेबल फॉर द पोटैटो कल्टीवेशन। वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए अम्लीय और क्षारीय अच्छी नहीं होती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग देखिएगा कि सीड सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल रहता है। जो फार्मर, कई बार कुछ फार्मर नए पोटैटो के लगाने के लिए जुड़ जाते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक पोटैटो की खेती नहीं की, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार हम पोटैटो का रेट बहुत अच्छा है, हम पोटैटो की खेती करें, तो उनको इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए सीड सिलेक्शन पे कि हेल्दी और प्योर सीड उनको चुनाव करना चाहिए। आप इधर एक फोटो देख रहे हैं, फोटो में आप देख रहे हैं फर्स्ट फोटो, तो पोटैटो
एक साइज का होना चाहिए, जैसे अंडे के आकार का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द कट्स एंड डैमेज, कोई भी उसमें कट नहीं हो, कहीं से डैमेज नहीं हो, ऐसा आलू आपको चुनाव करना है सीड के लिए। और इट शुड बी द डिजीज फ्री, जैसे काला धब्बा और इस तरीके की कोई बीमारी उसके ऊपर, स्किन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, फ्रेश आलू दिखाई देना चाहिए। और सबसे अच्छा सीड कि उसमें जो है वो स्प्राउटेड हो, जैसे उस पे उसको जर्मिनेट, उसमें आंख निकल आई हो। आपने देखा होगा जब आलू आप कोल्ड स्टोरेज से सीड निकालते हो तो हर एक आलू पे 2 या 3 आंख दिखाई देती हैं। जब आप सोइंग करते हो तो सोइंग करते समय वो आंख ही ऊपर के साइड में रखते हो, जिससे कि आलू का जर्मिनेशन अच्छा और जल्दी हो। तो सीड सिलेक्शन में आपको इन सब चीजों की विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। तो healthy, medium and small size sprouted tubers are to be selected for planting. Ideal size of the planting about 2.5 centimeter in diameter of 25 to 40 ग्राम। 25 से 40 ग्राम का आलू आपको साइज देख के लेना चाहिए, गोल आकार का हो। अगर बड़ा है तो आंख, उसमें जितनी आंख है उसके आकार से आपको कट करके उसको सोइंग में यूज करना। सीड रेट इसके लिए 1.5 से 2.5 टन पर एकड़ आपको पर हेक्टेयर आपको सीड लगाना है। अगर इसको एकड़ में हैं तो आप 2.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 टन के करीब अप्रोक्सीमेटली 0.8 से 1 टन के करीब आपको पर एकड़ इसका सीड का ये लेना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आप पीसीस करते हैं तो जितनी भी आई हैं आंखें हैं उस आलू के ऊपर, तो 2 या 3 तो उतने पार्ट में उसको डिवाइड करके काट के आप आलू लगा सकते हो, जिससे कि सीड की आपकी और बचत हो जाएगी। मेथड ऑफ सोइंग, आलू बोने की पद्धति क्या है? तो 3 तरीके से आलू आप बो सकते हैं। प्लांटिंग पोटैटो ऑन द रिज, जैसे आप देख रहे हो ना कि आप ट्रैक्टर के उससे, या फिर पहले तो आपके इस तरीके के हल आते थे जिनके साथ में ऐसे आप बैलों के साथ में आप ये फील्ड में अपना रिज बना लेते हो, जिसके ऊपर के भाग पे आप बीच में आलू की सोइंग करते हो, जैसे फर्स्ट फोटो में दिखा। फ्लैट सिस्टम में जैसे अभी आप देख रहे हैं, फ्लैट सिस्टम में इस तरीके से आलू लगा के और फिर इसके ऊपर आपको मिट्टी ऊपर से चढ़ाना पड़ती है। जैसे ही आलू जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए वैसे आपको मिट्टी इसके ऊपर से लगानी पड़ती है। तो इसको फ्लैट सरफेस सिस्टम बोलते हैं। प्लांटिंग टाइम क्या होना चाहिए? अब जैसे ये आलू के लिए विशेष तौर से सबसे अच्छा समय चल रहा है, जो अर्ली पोटैटो, जैसे मैंने बताया आपको पंजाब में या फिर यूपी में बहुत अर्ली पोटैटो जो लोग लगाते हैं, वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में उनका सोइंग हो जाता है, जो कि वेजिटेबल के लिए वो उसको यूज में लेते हैं अर्ली पोटैटो। मेन क्रॉप जो रहती है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में सोइंग करना चाहिए, और ये सुइटेबल टाइम है। अभी इस टाइम पे आलू की सोइंग या तो हो रही है या बहुत सारी जगह पे हो भी चुकी है। हिल्स एरिया में हम लोग फरवरी में या फिर मार्च और अप्रैल में भी टेम्परेचर के हिसाब से हिल्स एरिया में पोटैटो की सोइंग करते हैं, लेकिन वो एरिया बहुत कम है अपने पास। तो मेनली हमारे पास जो पोटैटो का एरिया है उसमें 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पोटैटो की सोइंग होती है, और वही सुइटेबल टाइम है। अब ये स्लाइड आप सभी के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, और चूंकि हमारे जितने भी रिटेलर भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आज की डेट में हमारे किसान भाइयों के लिए एक डॉक्टर का काम करते हैं, और उनको ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मिशन, विजन और मिशन क्या है। हमारा विजन ये है कि हम अच्छे प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं और सर्विसेज दें, और मिशन हमारा ये है कि हम अपने कस्टमर को रिटेन करके रखें। तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम सही जानकारी हमारे एंड कस्टमर को नहीं दे पाएंगे, तब तक उनको रिटेन करना हमारे और आप दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है। जब आप सही जानकारी दोगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा
गाड़ी खरीदा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि इसको चलाना कैसे है, कब इसकी सर्विसिंग करानी है, कितने स्पीड पे इसको चलाना है, तब तक वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसी तरीके से आज की डेट में जो वैल्यू एडेड खाद आ रहे हैं उसकी मात्रा बहुत जरूरी है। संतुलित मात्रा में कैसे उसको उपयोग करना, कब उपयोग करना, और उसके साथ में और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलाना, तो ये सब सारी जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। तो जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम 17 प्लांट न्यूट्रिएंट्स टोटल होते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो। इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। जो नॉन मिनरल्स रहते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो हमको बाई गिफ्ट नेचर से मिले हैं, भारतवर्ष के हर एक फार्मर को या हर एक नागरिक को। लेकिन विदेशों में इसकी भी बहुत बड़ी कीमत हम लोग चुकाते हैं। जैसे आप इजराइल चले जाओ, दुबई चले जाओ, ये इस टाइप की कंट्रीज में आप जाओ तो आपको पानी नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इनकी बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत कीमत चुकाते हैं, जो कि इंडिया में हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर ने दी है। फिर हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो रहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। जिस पे भी आप देखो वो आप सबको मालूम है कि हमको नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है, फास्फोरस हमको विभिन्न प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि आपका महावीरा जीरोन है, DAP है, NPK है, इन सारे चीजों से, इन सारी खाद से मिलता है। और पोटास के लिए हम आप म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर पोटास के दूसरे सोर्स हम उपयोग में लेते हैं। इसी तरीके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम होते हैं, जो कि हमारे बहुत कम खादों में उपलब्ध है। आप देखो कि जो भी NPK हैं या फिर अदर जो हम बल्क फर्टिलाइजर डालते हैं तो उनमें इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। और फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट 8 हैं हमारे, बोरान है, कैल्शियम, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये हमारे किसान भाई बहुत कम मात्रा में देते हैं, या फिर ये उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और ज्ञान नहीं, तो वो बल्क फर्टिलाइजर ही डाल के, बल्क फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और फास्फोरस मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हमारे देके और फसल को निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फसल प्रोड्यूस होती है वो जब हम भोजन के रूप में खाते हैं तो हमारे शरीर को भी जो पर्याप्त पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके अभाव में जो हमारी फसल का उत्पादन है वो काफी कम हो जाता है, और हमारी जमीन में भी धीरे धीरे जो जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं रहने के कारण जमीनें भी हमारी खराब हो जाती। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे हो फोटो, ये जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नए जो भी लोग जुड़े हो, ये महावीरा जीरोन पावर प्लस, ये आपने जो हमारा महावीरा जीरोन आता है उसमें भी एक और पोषक तत्व ऐड करके इसको महावीरा जीरोन पावर प्लस के रूप में हमने इस बार बाजार में आप लोगों के पास तक पहुंचाया है। इसमें 6 पोषक तत्व हैं, फास्फोरस 16%, 16%, मैग्नीशियम 0.5%, जिंक 0.5%, बोरान 0.2%, सल्फर 11% और कैल्शियम 19%। तो इसमें 6 पोषक तत्व हैं। अब मैं इसको दिखाने के बाद फिर से उसी स्लाइड पे पीछे जाता हूं। आप ये देखिए कि आपको हमने ये बताया था कि आपको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप इस स्लाइड को समझ लेना और आपके हर एक फसल में ये स्लाइड काम आएगी, जिसमें कि आपको जो वैल्यू एडेड RM फॉस्फेट ने जो आपको वैल्यू एडेड खाद आपके पास तक महावीरा जीरोन पावर प्लस के रूप में पहुंचाया, उसमें 6 पोषक तत्व हैं। 6 कौन कौन से हैं आप देखिए। आपका प्राइमरी में से P मिल जाएगा, सेकेंडरी में से सल्फर, कैल्शियम मिल जाएगा और मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो 3 मिल गए आपके सेकेंडरी, 1 मिल गया प्राइमरी, ठीक है, और जिंक और बोरान आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिल गए। तो आपके 6 पोषक तत्व एक ही खाद से मिल गए। फिर क्या हुआ, साथ में नाइट्रोजन तो यूरिया तो आप देते ही हैं, तो 7 हो गए, और पोटास मिलाना
अनिवार्य होता है तो 8 पोषक तत्व हो गए। 8 पोषक तत्व ये 3 नॉन मिनरल हैं जो कि हमको अवेलेबल हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो 11 पोषक तत्व आप बिना कुछ किए आपकी हर एक फसल में दे सकते हो। ये एक ऐसा खाद है कि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार खाद डाल दिया और साथ में नाइट्रोजन और पोटास का सही डोज जो अभी हम बताएंगे वो मिला दिया, तो आपका आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो या गेहूं हो या फिर और भी कोई फसल, आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन गुणवत्ता के साथ मिलेगा। तो अब फिर से मैं इसी स्लाइड पर आ जाता हूं। 6 पोषक तत्वों से भरपूर ये खाद है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आप मैग्नीशियम अलग से डालते हो, अगर कैल्शियम अलग से डालते हो, जिंक आप अलग से डालते हो, कोई भी एनपीके यूज करते हो पहले आप बल्क फर्टिलाइजर के रूप में, फिर ये पोषक तत्व अलग से डालते हो, तो क्या होता है कि आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, समय से आप वो सारे तत्व उपलब्ध नहीं करा पाओगे पौधे को। तीसरी चीज, इसमें दिया हुआ 6 के 6 पोषक तत्व हर एक दाने के साथ में आपके पौधे के जड़ के पास में जाएंगे और समान मात्रा में जाएंगे। तो उससे क्या है, आपके पौधों को बराबर मात्रा में खाद मिलेगी। क्योंकि इस बार काफी लंबे समय से गवर्नमेंट भी थोड़ा कोशिश कर रही है कि आप लोग डीएपी थोड़ा सा कम उपयोग करें और जो वैल्यू एडिड फर्टिलाइजर आ रहे हैं उनका ज्यादा उपयोग करें। तो उसके लिए मैं आपको एक ये टेबल दिखा रहा हूं, सामने आपके है। इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको महावीरा जीरोन पावर प्लस उपयोग करने से कितना फायदा होगा। अगर मान लीजिए हमारे एक किसान भाई 20 एकड़ में जमीन में आलू लगा रहा है, तो या फिर प्याज लगा रहा है या लहसुन लगा रहा है या गेहूं लगा रहा है, तो उसको उसका इनपुट कास्ट क्या होती है, जो वो पहले खर्चा करता है, उसी में कितना फायदा आ जाएगा, यहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, इसमें एक तरफ मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं, सेकंड कॉलम में सीरियल नंबर के बाद जो कॉलम है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम आपके पोषक तत्व डाल दिए। ठीक है, कितने टोटल हो गए? 7, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन भी ले लिया। तो डीएपी में अगर देखा जाए, एक बैग डीएपी अगर आपने डाला किसी भी फसल में, तो उससे हमको क्या मिलता है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। उस पे आपने देखा होगा डीएपी के बैग पे लिखा रहता है 1846। तो 1846 लिखा होने का मतलब क्या है कि 18% उसमें नाइट्रोजन होता है और 46% उसमें फास्फोरस होता है। हाँ, तो आप देखिए इसमें जो थर्ड कॉलम में बता रहा हूं कि डीएपी में होता क्या है, 18 और 46। 18 क्या है, 18 होता है उसमें नाइट्रोजन का पार्ट और 46 होता है उसमें फास्फोरस का पार्ट। तो एक बैग डीएपी में हमको ये 2 पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब अगर हम 3 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस और 20 किलो यूरिया का एक मिश्रण बना लें, तो हमको क्या मिलेगा और हमारी कितनी कॉस्ट जाएगी। तो देखिए, हमने आपको उसके साइड वाले 7 वाले कॉलम में 3 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस और 20 किलो यूरिया का हमने आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिख दिए कि हमको क्या मिलेगा, 9.2 kg नाइट्रोजन मिलेगा इसमें 20 किलो यूरिया में, क्योंकि 18% होता है, वो 46% होता है नाइट्रोजन, तो हमारा 9.2 kg हमको नाइट्रोजन मिलेगा। 24 किलो हमको फास्फोरस मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बैग में जीरोन के 8 किलो फास्फोरस मिलता है, 16% होता है ना, तो हमको 8 किलो फास्फोरस मिल जाएगा। सल्फर हमको 16.5 kg मिल जाएगा। कैल्शियम हमको 28.5 kg मिल जाएगा। जिंक हमको 750 ग्राम मिलेगा और बोरान 300 ग्राम और इसी के साथ में मैग्नीशियम भी 750 ग्राम हमको उपलब्ध हो जाएगा। अब अगर फोर्थ कॉलम में जाओ
तो हमको अगर आप देखा जाए तो डीएपी में जो हमको 9 किलो नाइट्रोजन मिला और यहाँ पे हमको 9.2 केजी नाइट्रोजन मिल गया, तो हमको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स कितने मिले? हमको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स इस कॉलम में आ गए, चौथे वाले कॉलम 0.2 केजी हमको, मतलब 200 ग्राम हमको नाइट्रोजन ज्यादा मिल गया, 1 किलो हमको फास्फोरस ज्यादा मिल गया, और तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमको ज्यादा मिल ही गए क्योंकि डीएपी में वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। अब अगर इनका हम बाजार मूल्य, जो बाजार में उपलब्ध मूल्य है, तो उस पर हम देखें, जैसे यूरिया हमको 6 रुपए किलो मिलता है, फास्फोरस का जो हमने जीरॉन का मूल्य है उसी के हिसाब से देखा 14 रुपए किलो हो गया, ठीक है। आपका सल्फर अगर हमने बाजार मूल्य देखा तो 40 रुपए किलो के हिसाब से हमने लगा दिया, 3 रुपए किलो हमने कैल्शियम लगा दिया, और जिंक हमने 90 रुपए किलो लगाया जो आप बाजार से खरीदते हो, बोरान हमने 450 रुपए किलो लगाया जो आप बोरान 20% सेल करते हो। तो ये सबको अगर देखा जाए तो हमको 2422 रुपए के एडिशनल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिल गए, 3 बैग महावीरा जीरॉन पावर प्लस और 20 किलो यूरिया में। अब आप देखिए कि यहाँ पे नीचे वाली लाइन में आ जाओ जहां मैंने लिखा है प्राइस इन रुपीज, 1350 रुपए में हमको डीएपी का बैग मिल जाता है, ठीक है। और 3 बैग महावीरा जीरॉन पावर प्लस प्लस यूरिया 20 किलो का भाव अगर देखें तो ये 2220 रुपए होगा। कैसे होगा? 700 रुपए का बैग आपका है इसका जीरॉन पावर प्लस का, और 6 रुपए किलो आपका यूरिया आता है, 270 रुपए का एक बैग आता है 45 किलो का, तो आपका 6 रुपए किलो आपका यूरिया का भाव हो गया। इसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2220 रुपए आ जाएगा। अब हमने ज्यादा कितना पैसा इसमें खर्च किया? 2220 में 1350 माइनस कर दो, कितना आ गया? 870 रुपए। ये हमारा एक 3 बैग महावीरा जीरॉन और 20 किलो यूरिया जहां डालेंगे और जहां पे डीएपी का एक बैग डालेंगे उससे ज्यादा हमारा खर्चा 870 रुपए आ गया। लेकिन हमको न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मिले 2422 रुपए के, उसको अगर माइनस करेंगे 870 में तो 1552 रुपए का हमारा नेट सेविंग हमारे किसान भाई का हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्लाइड आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। जहां पे जो प्रश्न हो वो आप नोट करके रखिएगा, मैं आगे आपको इस पे जानकारी अवश्य दूंगा। लेकिन ये स्लाइड आपको यहाँ से सीखना है, जिससे कि आपके पास जब आपका किसान आए तो आप उसको बता पाओ कि भैया दूसरे खाद में और इस खाद में क्या अंतर है, क्यों आपको इस खाद का चुनाव करना चाहिए और इससे आपकी फसल को क्या फायदा होगा। और जब आपकी फसल निकलेगी तो वो जिंक, बोरान, मैग्नीशियम फोर्टिफाइड निकलेगी, उसके अंदर ये पोषक तत्व तो मौजूद रहेंगे, जिससे कि वो हमारी सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम आप करने जा रहे हैं। सेम ये स्लाइड है महावीरा जीरॉन की, महावीरा जीरॉन पावर प्लस में हमने मैग्नीशियम डाला, ये स्लाइड उसकी है। यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि इसका रेट कम है। महावीरा जीरॉन का रेट 625 रुपए है और महावीरा जीरॉन पावर प्लस का 700 रुपए है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा फायदा कम हो जाता है, यहाँ पे फायदा ज्यादा। अब चूंकि हमारी आलू पे बात चल रही थी और अभी आप लोगों सबके सामने चैलेंजेस काफी आ रहे हैं। हमको कई रिटेलर्स ने अभी पिछले वीक से फोन किया है कि हमको ये खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसका हम कैसे अपने किसान भाइयों को परामर्श दें कि उनके उत्पादन में कुछ कमी नहीं आके उत्पादन में इजाफा हो। तो इस तरीके से आप मुझे राय दीजिए। तो देखिए सर, अभी अगर देखा जाए तो आलू में सबसे पहले आपको 8 से 10 मैट्रिक टन FYM अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए, जिसको कि गोबर का सड़ा हुआ खाद बोलते हैं। वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से जब वो पक जाए, जैसे जब गोबर की खाद जहाँ पे आप इकट्ठा करके डालते हैं और जहाँ पे उसको डीकम्पोज करते हैं, अगर उसके अंदर हाथ डाल के देखें तो आपको चूरे जैसा आपके हाथ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके अंदर आपका गोबर का भाग या कोई और बीड्स ऐसे हाथ में आए
तो वो डालने के लिए उचित नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका जैसे खेत में दीमक बहुत ज्यादा बढ़ जाना या फिर आपका बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो वो फायदा नहीं करके आपके फसल को नुकसान भी कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का आपको FYM आपको 8 से 10 टन पर एकड़ डालना चाहिए। मिट्टी जब लास्ट आप मेरे क्या नाम जुताई करें तो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला के उसको प्रिपेयर करना चाहिए लैंड। उसके बाद इसके लिए आपको इसका जो RDF है, जो अनुशंसित उर्वरक की मात्रा होती है, वो 48, 40 और 40, मतलब आपका नाइट्रोजन का भाग 48, फास्फोरस का 40 और पोटास का 40। ये ऐसे आपको ये वैज्ञानिकों ने तय किया कि इतनी आपको इसमें खाद पर एकड़ डालनी चाहिए। अब अगर आप देखिए यहाँ पे 40 किलो हमको फास्फोरस आलू को देना है। अब आपकी सुविधा के हिसाब से आप किसी भी चीज से दे सकते हो, DAP दे सकते हो, महावीरा जीरोन पावर प्लस से दे सकते हो, NPK से दे सकते हो, 20-20-0-13 से दे सकते हो और 12-32-16 से दे सकते हो। जो भी आपके पास खाद उपलब्ध है आपके पास में, उससे दी जा सकती है। लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने चुनाव कर लिया किसी भी DAP का या NPK का, मान लीजिए आपने 12-32-16 का चुनाव कर लिया। 12-32-16 का चुनाव करने पे आपको उसमें पोषक तत्व फास्फोरस के साथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलेगा और पोटास मिलेगा, लेकिन अदर पोषक तत्व कुछ नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अनिवार्य है। आलू के लिए देखो जिंक बहुत अनिवार्य है, आलू के लिए कैल्शियम बहुत अनिवार्य है, आलू के लिए क्योंकि कैल्शियम आपका कीपिंग क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से करता है। आलू जल्दी सड़ता नहीं, आलू हो, प्याज हो या लहसुन हो, तो आपको अन्य पोषक तत्व और उसमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने इस टेबल में वो फास्फोरस 40 किलो हमने महावीरा जीरोन पावर प्लस से लिया। तो बुआई के समय हमको 5 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस का 1 एकड़ मतलब 1 बीघे में 3 बैग डालने हैं। ठीक है, साथ में क्या करना है, हमको MOP म्यूरेट ऑफ पोटास वो 66 kg मतलब आप 1 बैग ले सकते हैं, और यूरिया को जो हमको 100 किलो यूरिया 1 एकड़ में देना है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना। ठीक है, एक तो आपको बुआई के समय देना है और एक आपको 25 से 30 दिन पे जब आलू का जर्मिनेशन हो जाता है और आप मिट्टी चढ़ाते हो उससे पहले देना है, और 50 से 55 दिन के बाद 1 भाग देना है। तो यूरिया चूंकि बहुत जल्दी से पौधा जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो कर लेता है, नहीं तो वो लीच हो जाती है या फिर एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है। तो आपको यूरिया का स्प्लिट डोज देना है हमेशा, जिससे कि पौधा को आवश्यकता जब जब पड़े तब आप उसको देते रहें। इसी के साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी का माइको राजा, जैसे हमारा सिमट्रॉन आता है, तो माइको राजा 4 किलो आपको बुवाई के समय ही आपको देना है। 4 किलो का ही बैग आता है माइको राजा का, और वो माइको राजा के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको 4 किलो एक सिमट्रॉन, अगर बाई चांस आपको सिमट्रॉन की अवेलेबिलिटी आपके क्षेत्र में नहीं हो पा रही है तो आप किसी भी अच्छे तरीके का माइको राजा का उपयोग अवश्य करें। हम यहाँ पे कहीं ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे ही प्रोडक्ट ढूंढें और उसकी वजह से लेट हो जाएं, लेकिन आपको डोज सही ढंग से देना है। ये हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं, आपको हम अपना एक परामर्श दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट लोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप उसका चुनाव उसके रूप में दूसरा भी कर सकते हैं। फिर एक हमारा एक एमिट्रॉन जेड जो हमारे सभी किसान भाइयों का बहुत प्रिय प्रोडक्ट है, और ये आपको 250 ml आपको इसका स्प्रे करना है 50 से 55 दिन के इसके उम्र पे उस पे स्प्रे करना है। इसमें अमीनो एसिड्स के साथ साथ में आपका जिंक भी अवेलेबल है, तो इसका उपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और ये इसलिए कि उस टाइम पे आलू के समय पे आपने देखा होगा कि कई दिन तक सूरज की रोशनी नहीं होती है और पौधे उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया, क्लोरोफिल की प्रक्रिया रुक जाती है। उस टाइम पे ये प्रोडक्ट आपका बहुत ही खेत में सहायता करेगा।
इसी तरीके से वलेको एक हमारा प्रोडक्ट है, इसमें भी NPK, बोरान और आपका जिंक साथ में है, तो इसका भी आप उपयोग उसी टाइम पे कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आपने अच्छे ढंग से कर लिए तो आपको निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस वाला पीरियड जो आलू का आता है उसमें से वो निकाल के आपको अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन की तरफ ले जाएगा। वोल्ट्री जो बोरान हमारा रहता है, तो बोरान का स्प्रे आप इसको करिएगा कि जो ये फ्लावरिंग जब आती है आलू पे तो बहुत जरूरी रहता है। और बोरान की, चूंकि बोरान जीरान पावर प्लस में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी रिक्वायरमेंट 50 से 55 दिन पर होती है, तो आप एक स्प्रे इसका भी करने के लिए अपनी खेत को अच्छे तरीके से फसल को दे सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट आप 25 किलो जरूर उपयोग करिएगा। तो सल्फर जिंक आप हमारा जीरान पावर प्लस से भी मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा, तो सल्फर की कमी आपके आलू में नहीं होगी और साथ में थोड़ा सा मैग्नीशियम भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये डोज एक ऐसा है कि ये कंप्लीट डोज है। इसमें अगर आपने किया इस डोज के साथ में, तो आपकी फसल को 11 पोषक तत्व, करीब 12 पोषक तत्व आपकी फसल को मिल जाएंगे। और जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बचते हैं वो हमारा एमिट्रॉन जेड में भी कुछ हैं, कुछ वलीको में हैं जो कि हिडन है, तो उससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपकी आलू की फसल में हो जाएगी। जो हमारे किसान भाई बहुत अच्छे लेवल का पोटैटो लगाते हैं, जैसे चिप्स का लगाते हैं या फिर पेप्सिको वगैरह के साथ में काम करते हैं, उनको जल घुलनशील उर्वरक, जिनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कहते हैं, उनका भी उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसमें कैसा है, 19-19-19 45 से 50 दिन पे आपको 1261-0, 50 से 55 दिन पे कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरान हमारा एक प्रोडक्ट आता है। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट बोरान के साथ में है, तो उसका 052-34 तथा 80 से 85 दिन पर आपको 13-0-45 या 00-50, ये आपका जो पोटास की कमी अगर कहीं किसी पौधे में दिखाई देती है तो उसको करेगा। और आपका बल्ब उस टाइम जब वो फिलिंग पे होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब चीजें उस टाइम फिलिंग होती है, तो उसमें वजन पैदा करने का काम ये प्रोडक्ट करेगा, तो उससे आपका उत्पादन और अच्छा बढ़ सकता है। तो इसका भी उपयोग आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। सेम यहीं पे मैंने स्लाइड लगाया है कि आलू के साथ साथ अभी बहुत सारे किसान भाई लहसुन और प्याज भी अपनी बोनी स्टार्ट कर दी है। तो लहसुन और प्याज के लिए भी आपको इसी तरीके से जो इसका लहसुन और प्याज का अनुशंसित उर्वरक की मात्रा है वो 40, 24, 32, 20 है। तो इसमें जो 24 किलो आपका फास्फोरस है वो हमने महावीरा जीरान पावर प्लस के साथ से लिया है, 150 किलो 3 बैग। और साथ में सेम डोज जो मैंने आपको बताया कि जैसे MOP को 50 किलो, यूरिया 20 किलो, स्प्लिट डोज में 3 भाग में ऐसे डाल के आप लहसुन और प्याज की फसल को भी अच्छी तरीके से उसकी पैदावार ले सकते हैं। देखिए आपकी फसल कोई भी हो, लेकिन जो फार्मूला मैंने आपको बताया है पीछे, जो स्लाइड आपको बताई थी कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता हर एक पौधे को रहती है। तो अब आप फसल का चुनाव जो भी करेंगे उसके लिए अनुशंसित उर्वरक की मात्रा होगी जो वैज्ञानिकों ने तय की है। तो वो अनुशंसित उर्वरक की मात्रा अगर आपको मालूम है कि ये है, तो उसके हिसाब से आप तुरंत गुणा भाग करके अपनी अच्छे से अच्छा डोज अपनी फसल के लिए बना सकते हैं। अब आप ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप ये देखिएगा कि हमने आपको जो बताया था कि सिमट्रॉन क्या है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराजा है। तो माइक्रोराजा काम क्या करता है, अगर आप महावीरा जीरान पावर प्लस के साथ में माइक्रोराजा डालेंगे तो ये काम क्या करेगा, ये किसी भी फसल में जो फसल का ये रूट डेवलपमेंट आप देख रहे हो, जो ये जड़ें बनी हुई हैं, तो ये जड़ प्रणाली के आसपास की मिट्टी को विस्तारित करता है, जो कि जल तनाव की स्थिति में भी ये मदद करती है, मतलब वो सक कर लेता है।
माइकोराजा पौधों की जड़ों के निकट संबंध बढ़ाता है, जो पौधों की उत्पादकता के साथ साथ मिट्टी की प्रकृति और उर्वरता को भी बढ़ाता है। तो आपका सीधा सीधा अगर एक लाइन में हम बोले कि जैसे जीरोन पावर प्लस में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी मतलब अपटेक जितना % होता है पौधे के लिए, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, जिससे कि फास्फोरस ज्यादा जड़ों को मिलता है, और जब जड़ों को ज्यादा मिलता है तो पौधे अच्छी तरीके से भोजन बनाने में और अपना पूरा जीवन चक्र चलाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको माइकोराजा का उपयोग अवश्य करना है, जिसके लिए हमारा सिमट्रॉन के नाम से हमारा ये प्रोडक्ट आता है। 4 किलो की पैकिंग में ये उपलब्ध है। जो आपको एमिट्रॉन जेड के बारे में मैंने बताया था, तो देखिए आप जिंक कंटेंट्स इसमें 6.8 हैं, और इसमें जो है आपका जैसे जितने भी अमीनो एसिड्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कोई भी एफसीओ अप्रूव्ड मैक्सिमम नहीं है, ज्यादातर एफसीओ अप्रूव्ड नहीं है। ये एफसीओ अप्रूव्ड आपका प्रोडक्ट है और बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारे किसान भाइयों के द्वारा एक दूसरे को रिकमेंड भी किया जाता है, मतलब हमारे किसान भाइयों को इतना वो पसंद आता है। सेम ऐसे ही आपका जो बताया था वली को, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित प्रोडक्ट है, जिसमें कि एनपीके का मिश्रण है। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है वो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि नैनो टेक्नोलॉजी इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में कि जहां पे डोज आप देख रहे हो ना, जहां पे डोज जो है 10% डोज में 1 एकड़ का काम हो जाता है। जहां 1 किलो लगना है वहां पे 100 ग्राम लगेगा। तो ये वो टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपका डोज बहुत कम हो जाता है। ये पत्ती के डायरेक्टली जब कांटेक्ट में आता है, जब स्प्रे किया जाता है, तो रेडीमेड फूड रहता है, इमीडिएटली पत्ती एब्जॉर्ब कर लेती है और भोजन बनाने में उसको मदद करती है, सहायता करती है, और डोजेज बहुत कम लगता है। तो आपका उसमें पैसे का भी काफी सेविंग हमारे किसान भाइयों का होता है। तो इसका भी उपयोग आप अपनी फसल में अवश्य रूप से करें। अब देखा जाए तो आलू के लिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आपकी जो भी फंगल डिजीज रहती हैं, अर्ली एंड लेट ब्लाइट। आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में कि ऐसे ब्लैक स्कार्फ हो जाते हैं पत्ती के ऊपर, आलू के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपका बैक्टीरियल डिजीज जो रहती है वो विल्ट बहुत होता है आलू में। और जो वायरल डिजीज जो रहती हैं, जैसे आपके मोजेक, कई तरीके की 4-5 तरीके के मोजेक आते हैं। तो इसमें जैसा भी आप चुनाव करते हो अपने पेस्टिसाइड या फंगीसाइड वगैरह का, वो तो उचित है, लेकिन इसके अलावा आप सबसे ज्यादा कोशिश ये करिए कि आपको रेजिस्टेंट वैरायटी का चुनाव करना है। जो वैरायटियां इसकी रेजिस्टेंट हैं, बहुत सारी वैरायटियां निकाली हैं, तो आप चुनाव ऐसी वैरायटी क्या करें कि जिससे कि देखिए जल्दीबाजी में अगर मान लिए कई बार होता है कि हमको सीड नहीं मिला या कुछ ये हुआ, तो कई बार आपके पूरे खेत के खेत इससे खराब हो जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पेस्टिसाइड पे बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, सीड पे हो जाता है। तो आप बीज का चुनाव करते समय बहुत सावधानी रखें। जब बीज लगाने का समय आए उससे थोड़ा पहले ही जानकारी इकट्ठी करें। जो भी आपके जहाँ से आप बीज खरीदते हैं या जो सोर्स हैं आपके, उनसे जानकारी इकट्ठी करें, और हमारे रिटेलर भाई वो जानकारी हमारे किसान भाइयों तक भी उपलब्ध कराएं। देखिए चूंकि आपका बिजनेस, आपका रिलेशन उनके साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। आप अच्छी क्वालिटी का जब उनको सुझाव देंगे, अच्छी क्वालिटी का बीज देंगे, तभी आपका बिजनेस उनके साथ में लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगा। इसके साथ में अगर इंसेक्ट्स देखें तो पोटैटो में आप देख रहे हो, ये जो राइट साइड में मैंने लगाया, बीटल्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये इस तरीके से पत्ते रहते हैं। लीफ हॉपर भी पोटैटो के लिए बहुत डैमेज करते हैं। तो ये इंसेक्ट्स आते हैं, तो इनका तो आप
प्रॉपरली इंसेक्टिसाइड टाइमली डाल के उनको खत्म करके कोशिश करें। पोटैटो के लिए हार्वेस्टिंग का समय आप देखिएगा, ये हार्वेस्टेड करने से जब समय हो जाता है, जब उसकी बेल, जो पौधे का ऊपर का वेजिटेटिव ग्रोथ वाला पार्ट रहता है, वो पीला होना स्टार्ट हो जाए। जब वो पीला होना स्टार्ट हो जाता है, सूख मुरझा जाता है, तो समझ लीजिए कि आलू अच्छे से मैच्योर होने लगा है और आलू को निकालने का, रिमूव करने का समय आ गया है। क्योंकि पूरा फूड मटेरियल जो है वो आपका पोटैटो के बल्ब के अंदर जाना इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे कि वो ऊपर का भाग हो जाता है। दूसरा ये है कि जो ऊपर का भाग जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाला रहता है, उसको कई फार्मर्स हमारे उसको कट भी कर देते हैं ऊपर से, जिससे कि मैच्योरिटी जल्दी हो और अच्छी हो। तो उसको कट करके एनिमल्स के फॉडर वगैरह में, ग्रीन फॉडर वगैरह में भी यूज कर लेते हैं बहुत सारी जगह। और उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको उसका खुदाई कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 300 से 400 क्विंटल तक आप आलू का उत्पादन आराम से निकाल सकते हैं, और हिली स्टेशन पे आपको 250 क्विंटल तक ये प्रोडक्शन करीब आता है। तो यहाँ पे जैसे 12 से 15 टन प्रति एकड़ आपका प्रोडक्शन आलू का आप निकाल सकते हैं आराम से। अब ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि बोट्री ये 10% हमारा बोरान है, और ये ऑर्गेनिक बोरान है। वर्ल्ड की दी बेस्ट कंपनी जो जहाँ से हम लाते हैं ये बोरान, और आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। बोरान में अगर देखा जाए तो महावीरा का बोरान बोलने से एक ये ब्रांड है। इसके जो किसान भाइयों ने इस बोरान को उपयोग में लिया है, हमारा 20% में भी आता है, 10% में ये बोट्री के नाम से आता है। तो जिन किसान भाइयों ने उपयोग में लाया है, वो फिर दूसरे बोरान को किसी को उपयोग में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी का पैरामीटर इतना अच्छा लगा। इसी तरीके से जो जिंटाविक, आपको जिंटाविक प्रोडक्ट हमारा जिंक 39.5% इसके अंदर जिंक है, तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप लोग इसका उपयोग करें। कैल्शियम, जो लोग हमारे महावीरा जीरोन पावर प्लस के साथ में नहीं आलू की बुवाई कर पाए, या जिन्होंने पहले लगा दिया, उनके लिए सारे प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, उनको जरूर से जरूर उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कैल्शियम फिर आपके लिए और कोई सोर्स नहीं। आप कैल्शियम नाइट्रेट भी डालोगे तो उतना अवेलेबिलिटी कैल्शियम की नहीं मिल पाएगी आलू को, क्योंकि आलू ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। तो आपको कैल्ट्री का उस पर स्प्रे करना चाहिए। कैल्ट्री क्या, ये 11% आपका इसमें कैल्शियम अवेलेबल है। तो ये कैल्ट्री कैल्शियम के लिए, जिंक के लिए जिंटाविक 39.5%, और बोरान के लिए बोट्री। ये 3 प्रोडक्ट मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिखाए हैं, जिससे कि आप इनके बारे में याद रख सकें। सो थैंक यू।